नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले एक न्यू टॉपिक आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स में कम से कम एक प्रश्न यहां से निश्चित है, जो आपके एग्जाम्स में हर पेपर में पूछे जाते हैं और आपकी स्टडी के लिए या किसी भी बच्चे की स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप बीच बीच में इसको यूज़ बहुत बार करते हैं, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि यहाँ से एक प्रश्न तो निश्चित है कि पूछे जाने ही हैं। और दूसरी बात, किसी भी बच्चे को स्टडी करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए और उसको जारी रखने के लिए लंबे समय तक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम जानेंगे आज की मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, और अभिप्रेरणा क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इसके कितने प्रकार है। पूरी डिटेल हम इसमें डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होते हैं और मोटिवेशन हम क्यों देते हैं और मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी कार्य को लंबे समय तक जारी रखने के लिए। तो कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे डिटेल में। और यहाँ से जो आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के दौरान, जब आप लंबे समय तक कार्य को करते हैं तो उसमें आपकी स्पीड धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। बट आप अपनी स्पीड में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करो, अपनी थोड़ी सी गति बढ़ाओ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में तो हम इसको मोटिवेशन कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं अभिप्रेरणा। तो दोनों ही शब्द आपको पता होंगे, आप इनसे पहले से भी परिचित हैं, बट हम आज की क्लास में से डिटेल में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो मोटिवेशन शब्द है वो एक शब्द से लिया गया है और वो शब्द है मोशन, या फिर जिसे हम कहते हैं मूव। तो आप जानते हैं कि मोशन का मतलब ही होता है गति, या मूव मीन्स होता है मूवमेंट करना, यानी कि गति प्रदान करना। तो जब आप किसी भी मार्ग पर, फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, जब मान लीजिए आपने यूपी टेट की तैयारी करनी शुरू की, तो जब आप किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो आप एक स्पीड से, स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बीच में थोड़ी सी मंद पड़ जाते हैं, और फिर जैसे ही अंतिम डेट आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्स के लास्ट डेट होते हैं, तो आप फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेज गति से अपनी स्टडी को करते हैं और जारी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब मान लीजिए आप स्टार्टिंग करते हैं बहुत तेजी से और फिर बीच में मंद पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर से बहुत तेजी से स्टडी करते हैं, तो जो बीच में आप थोड़े से मंद पड़ते हैं उस दौरान यदि आपको कोई थोड़ा सा गति दे दे, थोड़ा सा मूवमेंट दे दे, थोड़ा सा आपका मोशन स्पीड बढ़ा दे, तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, गति है, उसमें और ज़्यादा इन्हेंस होता है और आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है और आज की डेट में मोटिवेशन हर एक फील्ड के लिए ज़रूरी है। तो हम जानेंगे कि मोटिवेशन जो है वो किस शब्द से मिलकर बना है। तो पहली बात तो यह है कि मोटिवेशन का मतलब ही होता है, यानी अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है आप किसी भी चीज़ को गति प्रदान करना, क्योंकि ये जिस शब्द से लिया गया है मोटिवेशन, उस शब्द का नाम है मूव या मोशंस। और मूव या मोशंस को आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है हिंदी में गति। तो आप किसी भी चीज में गति प्रदान करते हैं तो उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। आई होप आप समझ पाएंगे कि मोटिवेशन क्या होता है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में ले लीजिए, आप किसी अदर फील्ड में भी जिसमें भी आप वर्क करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो एक वयस्क व्यक्ति हो, हर किसी के लिए मोटिवेशन जरूरी है। और हमें बीच बीच में किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहिए जहां से हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद मिल सके, हमें अपने मार्ग में चलने के लिए गति प्राप्त हो सके। तो इसीलिए हम मोटिवेशन सुनते हैं। और आजकल के जो यूथ होते हैं वो आप जानते हैं कि आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे जो आपके पसंदीदा होंगे और जिनको आप लगभग हर 2 दिन 1 दिन में जिनको आप सुनते रहते होंगे। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, उस कार्य करने की क्षमता में थोड़ा सा गति प्रदान कर देता है ताकि आप अपने लक्ष्य तक बहुत तेजी से पहुंच सके। तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी होते हैं। तो आई होप आपने समझा कि मोटिवेशन वास्तव में होते क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन
क्या होते हैं? तो मोटिवेशंस का मतलब ही होता है मूव या मोशंस, यानी मूव या मोशंस का मतलब हिंदी में हम इसको अभिप्रेरणा को कहते हैं गति, किसी भी चीज को गति प्रदान करना। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से होते हैं और आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के प्रकार, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार होते हैं। एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब स्टूडेंट्स, जो मोटिवेशन है, आपको पता है कि मोटिवेशन तो किसी भी कार्य को गति प्रदान करना ही मोटिवेशन कहलाता है। और मोटिवेशन के प्रकार भी आपको पता चल चुके हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने मन से ही मोटिवेटेड होते हैं, अपने मन से मतलब कोई आपका लक्ष्य होता है, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एज अ स्टूडेंट्स, आपका बचपन से एक सपना होता है कि मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना होगा, ठीक। तो आप क्रिकेटर के लिए क्या करते हैं? आप रोज खेलते हैं, क्रिकेटरों के मैच देखते हैं, हर समय क्रिकेट की ही बात करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं तो क्रिकेट क्रिकेट, मतलब आपके लिए हर चीज क्रिकेट है। आप सोते भी हैं तब भी शायद क्रिकेट के मैच या कोई भी सीन देखकर ही सोते होंगे, या कोई भी चीज सोचकर सोते होंगे। और जब आप सुबह उठते हैं तो भी आप सबसे पहले क्रिकेट की ही आपके दिमाग में चलता है। जो चीज आपके जहन से उत्पन्न होते हैं, आपके रोम में बसा हुआ होता है, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। उसके लिए आपको किसी को प्रेरित करने की जरूरत नहीं है कि आप क्रिकेटर बनेंगे तो आप इतने पैसे कमा सकते, आप ऐसे फेम हो सकते हैं, आप विदेश में नेशनल से बाहर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको बताकर लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। आपका सपना है कि आप जो है बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेंगे। तो ऐसे अगर आपको कोई बाहर से कोई व्यक्ति आपको क्रिकेट की विशेषताएं ना बताए, क्रिकेट में स्कोप ना बताए, क्रिकेट में आपकी लाइफ ना बताए कि आप ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं, बट आप खुद से ही, आपका सपना है क्रिकेटर बनना है, या बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मुझे बड़ा होकर डांसर बनना है या एक्टर बनना है, क्योंकि वो इस तरीके की चीजें उनके रोम में बसे हुए होते हैं और वो उस चीज को फील करते हैं। और जब आप अंदर से फील करते हैं कोई भी चीज और आप उसको लेकर सुबह शाम उठते बैठते जागते, जिस भी चीज को आप अपना सपना बना लेते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। मतलब आप अंदर से अभिप्रेरित है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस फील्ड में जाइए या आप क्रिकेटर बनिए तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप यहां पर जा सकते हैं, आपको पूरी इंडिया के लोग जान जाएंगे। ये सब लुभाने की बात आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से ही अभिप्रेरित हैं। तो जब आप स्वयं से इस लक्ष्य को पहले से ही तय कर लेते हैं और आप खुद से ही प्रेरित होते हैं, खुद से स्वयं से उसकी खूबियों के बारे में जानते हैं या जानना पसंद करते हैं, उठते बैठते आप उसी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। और अगर मैं बोलूं बाह्य अभिप्रेरणा, तो बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब वही है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को कहते हैं कि आप क्रिकेटर बनेंगे तो आप इतने पैसे पर डे कमा सकते हैं, आप पूरे दुनिया में घूम सकते हैं, आप जो है आपको पूरे इंडिया के लोग जान जाएंगे। और आप किसी बच्चे को कहते हैं, मान लीजिए उस बच्चे का जो सबसे पसंदीदा खेल है वो फुटबॉल, बट आप उसको बता रहे हैं कि इंडिया में फुटबॉल का कोई स्कोप नहीं है, आप जो है क्रिकेटर बनिए, इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेज क्रिकेट को लेकर है, लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, आप बाहर घूमने जा पाएंगे, आप बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे, आप ऐड भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी बच्चे को समझाते हैं, लुभाते हैं, उन्हें अलग से बताते हैं, तो इस तरीके, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि वो बच्चा कुछ देर के लिए आपकी बात मान जाए, 2 दिन 10 दिन, बट उसका जो इंटरनल है वो तो फुटबॉल की तरफ है और आप उसको क्रिकेट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वो बच्चा बाह्य रूप से अभिप्रेरित तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय तक अभिप्रेरित नहीं होता है, क्योंकि उसका जो सपना है वो फुटबॉल की तरफ है। तो वो इंटरनली तो इंटरेस्टेड है फुटबॉल की तरफ, लेकिन आप उसको स्कोप दिखा रहे हैं क्रिकेट की। तो इस तरीके के जो आप अभिप्रेरित करते हैं बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को आप मोटिवेटेड करते हैं, जो बाहर से कोई आकर अपनी फैसिलिटी, पैसा, इन सब चीजों के बारे में जो लुभाता है, उसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक, तो इस तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप अंदर से तो होते नहीं हो। और मान लीजिए कि आप रोज रोज तो उस बच्चे के कान में जाकर नहीं बोल सकते कि आप क्रिकेट में ये कीजिए
कीजिए, आप वो कीजिए, वो बच्चा स्वयं से करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में जैसे सचिन तेंदुलकर जी के बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, वो अंदर से मोटिवेटेड है, उनको एनवायरनमेंट मिला है, बट वो सफलता शायद उनको ना मिल पाए आने वाले समय में। और उनसे बेहतर एक गरीब घर का बच्चा भी आने वाले समय में अगर उसका सपना क्रिकेटर बनने का है तो वो पता नहीं कहां से कहां तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल, इसने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है और आज आगे जाकर क्रिकेटर बनना है। आप उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि उस बच्चे ने किस तरीके से स्ट्रगल की है अपने लाइफ में। तो वो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है। बट यदि सचिन तेंदुलकर जी के बेटे की बात करेंगे तो हो सकता है वो इंटरनली मोटिवेटेड हो, बट उन्हें तो एक एनवायरनमेंट मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि उतने ज्यादा अपने कार्य में सफल हो पाएंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नली ज्यादा मोटिवेटेड है। वो अपने पिताजी को देखकर शो ऑफ ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि वो आने वाले समय में उतने फेमस ना हो जितने जो बच्चे बाहर से आकर मोटिवेटेड होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। यदि आप किसी चीज को आप इंटरनली मोटिवेटेड है तो आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, और अगर आपको कोई एक्सटर्नली मोटिवेटेड करता है तो फिर आपको लंबे समय तक बाहर से आके मोटिवेट करना पड़ेगा और लगातार करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेशन के साथ साथ खुद से प्रेरित हो जाए और खुद उसको इंटरनली मोटिवेशन में एक्सचेंज कर दे, और उसके बाद हो सकता है आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाए। तो इसलिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। तो चलिए आपने समझ लिया होगा कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से हैं और इंटरनल मोटिवेशंस क्या होते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशंस क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के तत्व कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के जो तत्व होते हैं वो उनकी संख्या स्टूडेंट्स 4 होती है, और आपसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं। तो अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स नीड, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता। दूसरा होता है ड्राइव, ड्राइव को हम हिंदी में कहते हैं चालक या फिर अंतर्नोद। और तीसरा होता है आपका स्टूडेंट्स इंसेंटिव, इंसेंटिव को हिंदी में कहा जाता है प्रोत्साहन। और चौथा होता है मोटिव, जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरक। तो स्टूडेंट्स मोटिवेशन के लिए जरूरी आपके अंदर मोटिव होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर अभिप्रेरक नहीं होंगे तब तक आपका मोटिवेशन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं तो 4 तत्व होते हैं। एक आप बताएंगे आवश्यकता, दूसरा चालक या अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन, और चौथा होता है अभिप्रेरक। ठीक है, तो ये 4 तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के जिनका होना आवश्यक है। यदि आप अभिप्रेरित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ये चारों तत्व होने आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं, जो पहला है आवश्यकता यानी जिसे हम नीड कहते हैं, वो क्या है? तो शरीर में किसी कमी या अभाव को, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई कमी या फिर अभाव हो जाए तो उसको आप बोलते हैं आवश्यकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपको भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन क्या होगी? आपकी आवश्यकता, क्योंकि भोजन जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। तो आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाए, एनर्जी की कमी हो जाए, अभाव हो जाए, तो उसी को ही हम आवश्यकता यानी नीड कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स अंतर्नोद। अंतर्नोद क्या होता है? तो प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो अंतर्नोद होते हैं यानी कि जो ड्राइव होते हैं ये आपके प्रत्येक आवश्यकता से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो भी आपकी नीड है उनसे जुड़ी हुई चीजें को हम अंतर्नोद या चालक बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको ड्राइव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं भूख, क्योंकि आपको भोजन की आवश्यकता तभी होगी जब आपको भूख लगेगी। अगर आपको भूख ही ना लगे तब आपको भोजन की तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कहने का मतलब, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी या अभाव हो जाए तो उसको तो हम आवश्यकता बोलते हैं, और आपके प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ी हुई जो चीज है उसको हम अंतर्नोद या चालक बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए आप यहां पर भूख समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स प्रोत्साहन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंटिव। अब प्रोत्साहन क्या होते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोत्साहन क्या होते हैं? तो व्यक्ति को भोजन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, मान लीजिए कि आपको भूख लगी है तो आपको भोजन की आवश्यकता है। अब आप भोजन के पास गए तो ऐसा तो है नहीं कि भोजन के आपकी बॉडी को या आपको भोजन की आवश्यकता और भोजन अपने आप चलकर आपके मुंह में चला जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको भोजन की आवश्यकता है तो उस भोजन को आपको अपने अंदर लेना होगा। तो जब आप लेने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रोत्साहन। यानी व्यक्ति को भोजन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है
व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है तो उस भोजन को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रोत्साहन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो है क्रिया, यानी कि मान लीजिए कि आपके सामने भोजन रखा है और उस भोजन को जब आपकी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि एनर्जी की कमी है तभी आपको आवश्यकता हुई है भोजन की, और जब आप उस भोजन को अपने हाथों से अपने मुंह में देंगे तो इस क्रिया को जो आप कर रहे हैं उसी को ही हम प्रोत्साहन कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, और ये तीनों जब आप एक साथ ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो वही आपका हो जाएगा अभिप्रेरक यानी कि मोटिव। तो मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? मोटिव मुख्यतः होते क्या हैं? तो मोटिव जो है वो आपके नीड प्लस ड्राइव और प्लस इंसेंटिव, यानी कि आपको किसी चीज की आवश्यकता हुई तो आपकी आवश्यकता के पीछे कोई कारण है और उस कारण के लिए जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं इन तीनों का जो संयोग होता है, यानी जब ये तीनों एक जगह उपस्थित होंगे तभी आपके अंदर अभिप्रेरक उपस्थित होगा, और जब आपके अंदर अभिप्रेरक उपस्थित होगा तभी आप अभिप्रेरित होंगे। अगर आपके पास अभिप्रेरक नहीं होगा तो आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। इसीलिए स्टूडेंट जो आपने अभी पढ़ा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा में आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये जो अभिप्रेरक है वो आपके अंदर ही होता है और आप उससे खुद स्वयं से ही अभिप्रेरित होते रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए वो आपके इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। यदि आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, और अगर आपके पास इंटरनली मोटिवेशन नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत लेट पहुंचेंगे, हो सकता है कि आप अपने जीवन में पहुंच भी ना पाए। तो इसीलिए आप महत्व सबसे ज्यादा देंगे इंटरनली मोटिवेशन को, और आप उनको सुनना ज्यादा पसंद करेंगे जो आपको अच्छे लगते हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक यदि ज्यादा जल्द पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्द से जल्द आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आपको फिर किसी को सुनने या किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप बीच बीच में अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन स्पीकर को सुनने की आवश्यकता है या फिर आपको एक्सटर्नली मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर अभिप्रेरणा के तत्व की मैं बात करूं तो अभिप्रेरणा के तत्व में m इक्वल टू होता है n प्लस डी प्लस ई। देखिए n फॉर होते हैं नीड यानी आवश्यकता, d फॉर होते हैं ड्राइव यानी चालक या अंतर्नोद, और i फॉर होता है इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये तीनों जुड़कर आपका क्या बनाता है? मोटिव यानी कि अभिप्रेरक। आई होप आपको इसके तत्व क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा के तत्व की संख्या बताइए, तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरणा के तत्व नहीं है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके यही होंगे, एक ऑप्शन अदर से होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको अभिप्रेरणा के जो चारों तत्व है उनके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको अभिप्रेरणा के तत्व क्लियर हो गए होंगे। चलिए अभिप्रेरणा के बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिप्रेरणा क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और अभिप्रेरणा मुख्यतः अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से होते हैं। अब हम अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं जिन पर डिस्कशन करते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाए अभिप्रेरणा से रिलेटेड, मैं 3 से 4 सिद्धांतों के बारे में डिस्कशंस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत में एक सिद्धांत है जिसका नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये फर्स्ट सिद्धांत है अभिप्रेरणा के बारे में, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, और इसको देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है मैकडूगल। और मैकडूगल ने मनुष्य के पास 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की है, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए जो सिद्धांत दिए हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वो किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा। स्टूडेंट्स यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कि मैकडूगल साहब ने दिए हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों पर बात की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी मूल प्रवृत्तियों पर बात की है तो आप बताएंगे 14 मूल प्रवृत्तियों पर बात की है, और यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला मूल प्रवृत्ति होता है भय,
यानी कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो भय उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको आप अलग से सिखाते नहीं है कि आप भय के लिए ऐसे एक्सप्रेशन दीजिए या ऐसे डरिए, ठीक है, वो खुद से ही डरता है। तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो चीजें बच्चा स्वयं से करता है उसको कोई अलग से एक्सटर्नली समझाता नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है कि वो सब चीजें उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। तो उसमें एक होता है भय, यानी कि भय बच्चे की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। दूसरा स्टूडेंट वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रेम या रति, और ये वो प्रेम होता है जो माता पिता एवं बच्चे के आपस में होते हैं। जैसे कि आप अपने माता पिता से जो प्रेम करते हैं उसको हम वात्सल्य कहते हैं, ठीक है, या फिर माता पिता आपसे जो प्रेम करते हैं वो स्नेह वाले जो प्रेम होते हैं वो वात्सल्य होते हैं। तो ये बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसमें आप बच्चे को सिखाते नहीं है कि आप अपने माता से ऐसे प्रेम कीजिए और अपने पिता से और अपने भाई बहन से, वो स्वयं से ही चीजों को करता है। तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। तीसरा होता है स्टूडेंट्स घृणा, यानी घृणा करना भी आप सिखाते नहीं है, वो खुद से ही घृणा करता है अगर उसे कोई चीज पसंद ना हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट कामुकता। कामुकता का भी वही अर्थ है कि आप किसी को इस चीज के लिए प्रेरित नहीं करते, वो स्वयं से करते हैं और वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स करुणा। करुणा व दुख, यानी कि करुणा का मतलब ही होता है शोक या दुख, और ये जो दुख वाली जो संवेदनाएं हैं ये आप उनको सिखाते नहीं है कि आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे दुख को प्रकट कीजिए, वो स्वयं से होता है। तो मैं यहाँ पर जितनी भी प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ ये सब के सब मूल प्रवृत्ति हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर जन्म से ही स्थायी होते हैं और इनको कोई सिखाता नहीं या बाहर से आपके अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, ये स्वयं से आपके अंदर होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स आत्महीनता। मान लीजिए कि आप कभी कभी मेहनत करते हैं और सफल नहीं होते हैं तो आप खुद से ही मतलब आत्महीनता का शिकार हो जाते हैं, आपको खुद से ही अपनी आत्मा पर बल नहीं होता और आप निर्बल महसूस करते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स क्रोध। क्रोध को आपको सिखाया नहीं जाता, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है आपके अंदर कि आपका क्रोध कितना कंट्रोल है। यदि आप क्रोध को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं, और यदि आप अपने क्रोध को वश में नहीं करते तो आप जो है असामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स आत्माभिमान, यानी कि आपको अपनी आत्मा पर, अपनी सोल पर अभिमान होना चाहिए। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको आप पूरा करते हैं और आप स्वयं में गर्व फील करते हैं, तो ये आत्माभिमान की जो अनुभूति है ये भी आपकी मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अधिकार भावना, यानी कि आप किसी के प्रति अधिकार की भावना जो व्यक्त करते हैं या आपका कोई अधिकार होता है अपने माता पिता भाई बहन जिनसे भी होता है, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। एक स्टूडेंट्स होता है भूख। भूख भी आपकी मूल प्रवृत्ति है, इसको आपने कहीं से मार्केट से परचेज नहीं किया, ये आपके स्वयं के अंदर बचपन से ही है, जब से ही आपका जन्म हुआ है। एक होता है स्टूडेंट्स आमोद, मतलब खुशी। जब मान लीजिए कि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा करते हैं तो आपकी जो खुशी है, एक्सप्रेशन है, वो कुछ अलग लेवल की होती है, तो ये भी आप कहीं से खरीद के नहीं लाते, ये आपकी स्वाभाविक है। एक होता है स्टूडेंट्स कृतिभाव। कृतिभाव मतलब आप दूसरों की हेल्प करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं और इस गुण को आप किसी से सीखते नहीं है या किसी से खरीद के नहीं लाते, आपकी ये स्वाभाविक है कि यदि आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ठीक, तो ये कृतिभाव है। एक होता है आश्चर्य। आश्चर्य मतलब आप कोई चीज एक्सपेक्टेशन नहीं करते, उम्मीद नहीं करते और वो उससे भी बेहतर कर जाता है तो आप आश्चर्य हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। और एक होता है स्टूडेंट्स एकाकीपन। मतलब एकाकीपन का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, खुद को समझाते हैं, खुद को मोटिवेटेड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं एकाकीपन और ये जो 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये किसी भी व्यक्ति में स्वयं से ही उत्पन्न होती है और स्वयं से ही उसके अंदर विद्यमान होती है। इसको आप कहीं से ना तो खरीद सकते ना ही कहीं इसको हटा सकते हैं, ये आपकी खुद की है और ये गॉड गिफ्टेड है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। और इसकी खोज जिसने की थी उनका नाम है मैकडोगल साहब, और उन्होंने बताया था कि इंसान के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती है। तो इसीलिए आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे मैकडोगल ने दिया। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में मैकडोगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और इन 14 को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं नेक्स्ट सिद्धांत है आपके लिए अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिए हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत दिया है और आपको पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत में कुछ स्टेजेस उन्होंने बताए हैं जिनके बारे में आप डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे गए, 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। तो पहली बात, अब्राहम मास्लो जो अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत उसमें बताते हैं कि इंसान की जो
पहली मांग होती है वो उसकी होती है शारीरिक आवश्यकताएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए भूख प्यास, तो ये उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं और ये सबसे पहली मांग है। यानी कि जो आप मांग सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो मांग सिद्धांत में मांग जो है, डिमांड जो है आपकी एक क्रम में होती है। तो इसी के बारे में ही अब्राहम मैस्लो ने बात की है कि आप जो अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा के आप कुछ क्रम में आपके मांग होते हैं। तो उसमें सबसे पहली मांग जो होती है वो आपकी शारीरिक आवश्यकता होती है, जिसे हम भूख या प्यास कहते हैं। तो भूख प्यास ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। दूसरी मांग जो स्टूडेंट्स वो है सुरक्षा की आवश्यकता। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हैं तो आपको दूसरी चिंता किस चीज की होगी? फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप जो आज की डेट में भी आपकी सबसे पहली नीड होगी भूख प्यास। जब आपको भूख और प्यास लगेगी तब आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहले आप भूख प्यास के लिए अपने जो भी सामान है उसको एकत्रित करेंगे और जब मान लीजिए आपके घर में हर चीज संपन्न होगा, भूख प्यास से रिलेटेड भोजन तैयार रहेंगे, तब आपको दूसरी चिंता सताएगी और वो है सुरक्षा की आवश्यकता, कि आप सुरक्षित है या नहीं है। ठीक, तो सुरक्षा की आवश्यकता, मान लीजिए कि आपके पास इतनी धन संपत्ति है कि आप किसी भी माहौल से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको तीसरी आवश्यकता सताएगी और वो है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं के लिए क्या है स्टूडेंट? जैसे प्यार, स्नेह, भावना, ये सब। उसके बाद चौथी आवश्यकता, जब आपकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तब आप ध्यान रखेंगे, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे सम्मान की आवश्यकता। आप चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी पहचान बने। और उसके बाद लास्ट में क्या होती है? आपकी आवश्यकता होती है, जब आप सम्मान भी पा लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, तब आपकी आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और ये लास्ट स्टेज है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, इस समय जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने से ही ले लीजिए, आप जो है आपकी शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख प्यास, ये तो आपकी फर्स्ट नीड है। जब आपको भूख लगती है तो आप सबसे पहले भोजन की तलाश में निकलते हैं और जैसे आप भोजन को प्राप्त करते हैं तो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। उसके बाद आप जो अभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद आप सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे, तो आप एक मकसद आपका एक है कि सिर्फ आप एक जॉब ले ले। तो जॉब क्या है? जॉब आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। जब मान लीजिए आपको जॉब मिल जाएंगे, या फिर मान लीजिए जो 68,500 या फिर 69,000 में जो टीचर नियुक्त हो चुके हैं, तो उनकी सुरक्षा की जो आवश्यकता थी वो समाप्त हो चुकी है। या मान लीजिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी आवश्यकता की वजह से मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक जॉब हासिल कर कर आप सेफ हो जाएं, आप सुरक्षित हो जाएं। तो सुरक्षा की आवश्यकता जैसी आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप सामाजिक आवश्यकताओं पर भागेंगे। मतलब आप प्यार, स्नेह, भावना, यानी शादी करने की प्लानिंग करेंगे और या शादी करेंगे तो वो आपकी सामाजिक आवश्यकता है, क्योंकि आपको प्यार, स्नेह और भावना की आवश्यकता है। और मान लीजिए कि आप शादी भी कर लेते हैं तो शादी के बाद आप क्या करेंगे? आप सम्मान की आवश्यकता के पीछे भागेंगे। आप कुछ ऐसे कार्य करने की सोचेंगे जिससे आपके समाज में आपकी पहचान बने, लोग आपको जाने, लोग आपको अच्छा कहे, तो इससे आप सम्मान प्राप्त करेंगे। तो आपकी चौथी नीड होगी। और जब आप सम्मान भी प्राप्त कर लेंगे, मान लीजिए आप 50-55 साल के एज में हैं और आपने हर चीज अपने जीवन में अचीव कर लिया, तो लास्ट में आप क्या करेंगे? आत्मसिद्धि की आवश्यकता करेंगे, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता आपके अंदर होगी कि आप अपने आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप भगवान के पथ पर चले जाएंगे और आप भगवान की आराधना में लग जाएंगे। तो ये आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में यदि आप इनको ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड होती है फिजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसके बाद आपकी सोशल सिक्योरिटी नीड, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम, यानी सेल्फ एस्टीम, यहां पर स्टूडेंट्स एस है तो सेल्फ एस्टीम की नीड, और लास्ट में होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप स्वयं से, मतलब आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आप भगवान की तरफ, आस्था की तरफ बढ़ जाते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चले जाते हैं, तो आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। तो अब्राहम मैस्लो साहब ये कहना चाह रहे थे कि इंसान अपने जीवन के दौरान वो इन 5 स्टेजों में घूमता है और यही उसकी सबसे 5 मुख्य मांग है। तो इसीलिए आप इसको जानते हैं अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। पदानुक्रमिक का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि हर एक मांग एक के बाद एक क्रम में है, एक पद के बाद आप दूसरे की डिमांड करते हैं, दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्होंने इसको पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत कहा है। और ये हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई होता है, किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये एप्लीकेबल है। आप यदि इसको सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में इन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फिट है। तो आई होप आपको मेरा ये अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग
मांग का सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है उसको मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ आ गया। और यहां से प्रश्न स्टूडेंट्स पूछा जाता है, सीधा सीधा 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत में पहली आवश्यकता है। तो देखिए, अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा तो आप बता देंगे इसमें जो पहली आवश्यकता है वो शारीरिक आवश्यकता है। ठीक, आपसे दूसरी बार प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत में अंतिम आवश्यकता कौन सी है? तो अंतिम आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो आपकी अंतिम आवश्यकता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप इनका नाम बता सकते हैं। ठीक, और उसके बाद स्टूडेंट्स एक बार ये भी पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद सम्मान और लास्ट में होता है आपके आत्मसिद्धि। तो इस तरीके से आपका सही क्रम से भी एक बार पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि आप करना चाहते हैं तो आपको डिटेल में अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत को पढ़ना होगा, जो मैंने अभी आपको क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी आपके कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही छोटे 2 सिद्धांतों के बारे में सिर्फ हम जानेंगे। ठीक, जहां से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ इनके नाम से ही पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इनके नाम बताऊंगा। और जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं और डिटेल में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत और अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत मैंने आपको डिटेल में बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का प्रणोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का प्रणोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये दिया है CL हल ने, यानी क्लार्क लुईस हल ने अभिप्रेरणा का प्रणोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया है। और चौथी जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मतलब होता है स्टूडेंट्स मन का विश्लेषण जिन्होंने किया था, मन के विश्लेषण करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम जानते हैं अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से। और इस सिद्धांत को देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मस्तिष्क के बारे में विश्लेषण किया था और 3 मन के बारे में उन्होंने बताया था। एक होता है इदम, दूसरा होता है ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और परम अहम। तो इन 3 बारे में यानी कि मस्तिष्क के 3 सिद्धांत के बारे में बताया था उन्होंने। तो यहां से आपके यूपी टेट में एक ही बार प्रश्न पूछा गया है और बाय नेम से पूछा गया कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। तो यहां से डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां से अभी तक प्रश्न दोबारा पूछे नहीं गए हैं और डिटेल में नहीं पूछे गए, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैंने 2 ही सिद्धांत बताए डिटेल में क्योंकि वहां से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको मेरा तरीका समझ आया होगा। यदि आपको सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट्स आप करते हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है तो मैं इसको भी कंप्लीट कराऊंगा आपको। बट यहां तक अभी तक यूपी टेट में यहां से सिंपल ही प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल ही बता रहा हूं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। और ये मोटिवेशन का एक वीडियो जहां से आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसको मैंने कंप्लीटली कवर किया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, पूरा तरीका समझ आ गया होगा। इसको एक बार सुनिए और पढ़ने के बाद आप एग्जाम्स में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।